स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आर्य जंक्शन पर। दिनांक 11 दिसंबर 2020 के करंट अफेयर्स लेकर हाजिर हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कक्षा की। उससे पहले पीडीएफ के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन आर्य जंक्शन, जहां पर मंथली करंट अफेयर्स की पीडीएफ अवेलेबल है और इसमें कुछ 6 मंथ्स की भी और ईयरली भी है, तो उसी के हिसाब से आप उन्हें ले सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, तो हाल ही में सफल रूप से परीक्षण की गई डीआरडीओ द्वारा डिजाइन नई कार्बाइन को किस नाम से जाना जाता है? कार्बाइन जो है एक प्रकार की मशीन गन है, ठीक है, जिसे विकसित किया गया है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा और इसका नाम है जॉइंट वेंचर प्रोटेक्टिव कार्बाइन। तो जेवीपीसी के नाम से वर्तमान में इसको जाना जाता है। तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा इसे डिजाइन किया गया और ये एक 5.56 इंटू 30 मिलीमीटर सुरक्षात्मक कार्बाइन गन है। 5.56 किसे दर्शाता है? दरअसल पहले जो हमारी कार्बाइन मशीन गन थी उनमें 7.62 mm की गोलियां होती थी और अब जो है उसमें 5.56 mm की गोलियां हैं, जो पहले इंसास जो हमारी राइफल्स हैं उनमें यूज की जाती रही है और एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल में 5.56 की जो गोलियां उनको लीथल वेपन्स माना जाता है, ठीक है। तो बहुत ही हानि पहुंचाती है सामने वाले को। और इसने जो है हाल ही में सभी जो GSQR मापदंड है, जिसको जनरल स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट मापदंड कहा जाता है, जो कि किसी भी डिफेंस प्रोक्योरमेंट या खरीद के लिए आवश्यक होते हैं, उनको पूरा किया है और 7 दिसंबर 2020 को सफल परीक्षण करके इसे अब सर्विसेज में शामिल किया जाएगा। जितनी भी हमारी नौसेना, वायुसेना और जो आर्मी है उसमें इसे सम्मिलित किया जाएगा। जेवीपीसी को पहले मॉडर्न सब मशीन कार्बाइन नाम दिया गया था, MSMC, लेकिन अब इसे जेवीपीसी कहा जाता है क्योंकि ये एक जॉइंट वेंचर है किस किस के बीच में? रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट पुणे और डीआरडीओ की प्रयोगशाला के बीच में। तो दोनों के बीच में एक जॉइंट वेंचर होने की वजह से इसको जो है हमने जेवीपीसी नाम यहाँ पर दिया है। चलिए, तो ये एक नया हथियार जो कि हमारी सेना को मजबूत करेगा, उसके बारे में मैंने आपसे बात की। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसकी कुछ विशेषताएं मैं आपको बता देता हूं। ये एक गैस परिचालित सेमी बुलप्रूफ ऑटोमेटिक हथियार है और 700 राउंड पर मिनट से भी अधिक दर से फायर कर सकता है। इसमें 30 गोलियों की एक मैगजीन होगी, अर्थात एक बार में 30 गोली आप इसमें लगा सकते हैं और इसकी प्रभावी रेंज 100 मीटर से अधिक है, लगभग 200 मीटर इसको बताया जा रहा है। 3 किलो के करीब इसका वजन है और इसमें ऑन साइट की सुविधा भी है, अर्थात लेजर आधारित जो है पॉइंटर भी इसमें लगाया गया है ताकि आसानी से जो है दुश्मन को टारगेट किया जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अंतरिक्ष से जुड़ा प्रश्न है। चीन का एक मिशन है जिसका नाम है GECAM। तो चीन ने GECAM मिशन के तहत एक अनुसंधान जो है उसको पूरा करने के लिए 2 सैटेलाइट लॉन्च किए, लॉन्ग मार्च 11 नामक सैटेलाइट के जो उसका यान है उसके द्वारा, और इन दोनों सैटेलाइटों द्वारा ग्रेविटेशनल वेव्स अर्थात जो चुंबकीय तरंगें होती है उनके अध्ययन का कार्य किया जाएगा। तो 10 दिसंबर 2020 को ये दोनों सैटेलाइट शिचोंग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर जो सिचुआन प्रांत में है वहां से लॉन्च किए गए और ये एक पूर्व नियोजित ऑर्बिट में ग्रेविटेशनल वेव्स की खोज का प्रयास करेंगे। इन सैटेलाइट्स को GECAM मिशन मतलब ग्रेविटेशनल वेव हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक काउंटर पार्ट ऑल स्काई मॉनिटर मिशन, ये फुल फॉर्म है GECAM की, उस मिशन के तहत भेजा गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इन्हें लॉन्ग मार्च 11 करियर रॉकेट के जरिए भेजा गया है। GECAM सैटेलाइट उच्च ऊर्जा वाली खगोलीय घटनाओं की मॉनिटरिंग के लिए विशिष्ट तरंगों का अध्ययन करेगा, जिसमें गुरुत्वाकर्षणीय तरंगे, रेडियो तरंगे, विशेष गामा तरंगे, चुंबकीय तरंगे और न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल आदि से जुड़ी जानकारियां सम्मिलित होगी। इस प्रोजेक्ट को चीन की एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा किया जा रहा है, जबकि जो लॉन्ग मार्च 11 रॉकेट है उसे चीन के CNSA जो सेंटर एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है चीन का, उसके द्वारा इसे डेवलप किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छात्रों के हित में नई स्कूल बैग नीति 2020 कल शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है और इसके अंतर्गत किसी भी बैग का किसी भी कक्षा के लिए अधिकतम वजन 5 किलो निर्धारित किया गया है। सॉरी, ये 8 किलो नहीं है, 5 किलो है। तो कक्षा 1 से लेकर 10वीं कक्षा तक के बच्चों के बैग का भार उनके शरीर के वजन से 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए और इसी के तहत जो है
विद्यार्थियों के होमवर्क का भी निर्धारण किया गया है कि कक्षा 3 से 6 के लिए साप्ताहिक 2 घंटे तक, कक्षा 6 से 8 तक प्रतिदिन 1 घंटे का, और कक्षा 9 से 12 अधिकतम प्रतिदिन 2 घंटे का होमवर्क होगा, जबकि दूसरी कक्षा तक के बच्चों को कोई होमवर्क नहीं दिया जाएगा। प्रकाशकों को किताबों को छापने के साथ ही उनका वजन भी छापना होगा। पहली कक्षा के लिए 3 किताबें होगी जो टोटल मिलाकर 1 किलो तक। 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों के लिए 6 किताबें जिनका कुल वजन 4182 ग्राम तक ही रहेगा। तो ये सब चीजें इसमें निर्धारित की गई है। राजस्थान से जुड़ा अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। राज्य निर्वाचन आयोग, जो कि मुख्य रूप से पंचायती राज और नगर निगम तथा हमारे नगर निकायों के चुनाव के लिए उत्तरदायी है, उसके द्वारा एक नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी को नियुक्त किया गया और वह है चित्रा गुप्ता, जो पूर्व में राज्य निर्वाचन आयोग की सचिव भी थी। यहाँ पर कुछ चीजें आपको समझना पड़ेगा। हमारा जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग है, ठीक है, जो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन हमारा है, और दूसरी ओर हमारा स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है। देखिए, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन द्वारा राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया जाता है। क्या? राज्य का चीफ इलेक्शन ऑफिसर। तो राज्य का सीईओ जो है वो कौन है? अभी हमारे प्रवीण गुप्ता, इनकी नियुक्ति हाल ही में की गई थी। ये सीनियर आईएएस अधिकारी होता है और ये राज्य में संसद और इसके साथ साथ विधानसभा चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है। इस चीज को आप थोड़ा समझे। दूसरी ओर क्या होता है, जो एसईसी होता है अर्थात स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है, वो स्टेट इलेक्शन कमीशन के लिए सीईओ की नियुक्ति करता है और इस पद पे चित्रा जी को लगाया गया है। और ये हमारे जो स्थानीय निकाय के चुनाव हैं उनके लिए और नामावलियां बनवाने के लिए, चुनाव को सही तरीके से करवाने के लिए उत्तरदायी होता है। तो एसईसी में हमारा जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उसका सीईओ कौन है? चित्रा गुप्ता। जबकि अगर मैं बात करूं हमारे राजस्थान के सीईओ की, तो वो है प्रवीण गुप्ता। इस चीज को आप समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है। कई बार क्या होता है कि जो एसईसी है, ये जो राज्य सीईओ है, इसी को एसईसी का भी सीईओ निर्धारित कर दिया जाता है। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली जो है इसमें एक पदेन अधिकारी के रूप में काम भी कई बार करता है। लेकिन अलग से यहाँ पर चित्रा गुप्ता को यहाँ पर नियुक्त किया गया। पहले श्याम सिंह पुरोहित जो है, श्याम सिंह राजपुरोहित, वे इस पद पर थे और उसके बाद में अभी इन्हें नियुक्त किया गया है। तो राज्य निर्वाचन आयोग ने चित्रा गुप्ता को आयोग की मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया है और वे पंचायती राज और नगर पालिका के जितने भी काम हैं, जिनमें नामावलियों की तैयारी करना, पर्यवेक्षण करना, पंचायती राज और नगर निकायों के जो निर्वाचन है उनका संचालन करना, इन सभी कामों को करेगा। ठीक है, चलिए। कृषि क्षेत्र में लगातार बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है और इसी क्रम में कृषि अवसंरचना की चेन सप्लाई, अर्थात जो हमारे कृषि उत्पाद हैं उनको एक स्तर से दूसरे स्तर तक पहुंचाने के लिए जो चेन हमें चाहिए, उसे विकसित करने के लिए कितने प्रतिशत प्रभावी ब्याज दर अब देय होगी? तो दोस्तों ये होगी 0%। अर्थात अब जो कोई ऋण कृषि अवसंरचना के विकास के लिए लिए जाएंगे उसमें 0% ब्याज दर प्रभावी होगी। कैसे? इसे हमें समझना होगा। तो कल जो है राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में एक फंडामेंटल जो डेवलपमेंट है उसके लिए कृषि अवसंरचना कोष के तहत 9,000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराने की बात कही है और ये पैसा स्मॉल हाउस जो हमारे ग्रुप्स हैं, ठीक है, हेल्प ग्रुप्स हैं, ऋणी किसान जो हो गए, एफपीओज अर्थात फूड प्रोसेसिंग जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, स्टार्टअप्स हो गए, हमारे पीपीपी प्रोजेक्ट्स हो गए, इन सभी को उपलब्ध कराए जाएंगे 4 वर्षों के लिए। अब ये कैसे 0% पे होगा? दरअसल दोस्तों 21 बैंक ये लोन देंगे और ये लोन की अधिकतम ब्याज दर होगी 9%। इसके बाद जो कोई समय पर ऋण चुकाएगा उनको 3% की तो ब्याज अनुदान मिल जाएगा। और इसके अलावा जो हाल ही में हमारी राज्य सरकार की कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय और कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 दिसंबर 2019 में लॉन्च की गई थी, उस नीति के तहत अधिकतम 6% का ब्याज अनुदान मिलेगा। तो 6% तो ये मिल जाएगा और 3% का समय पर ऋण चुकाने पर मिलेगा। तो कुल 9%, मतलब चूंकि अधिकतम दर भी 9% है और यहाँ पर 9% की ही छूट मिल जाएगी, तो 0% ब्याज दर होगी। तो इस तरह से कृषि परियोजना में जो भी ऋण लेगा उन्हें 0% ब्याज ऋण देना होगा। इस ऋण का 16% अनुसूचित जाति और 8% जनजातियों को उपलब्ध कराया जाएगा ताकि इन्हें भागीदारी में लिया जा सके। चलिए विज्ञान की खबर की बात करते हैं। हाल ही में देश के एक क्षेत्र में मशरूम की एक ऐसी प्रजाति जो है खोजी गई है जो रात के अंधेरे में हरे रंग की रोशनी से जगमाते हैं। आपने इस तरह की छत्तेनुमा संरचना बारिश के मौसम में देखी होगी और इनको आपने सांप का छत्ता भी बोला होगा, लेकिन ये एक मशरूम है जो कि खाद्य पदार्थ के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। तो पूर्वोत्तर राज्यों में हाल ही में एक ऐसी प्रजाति को बांस के जंगलों में खोजा गया है। तो वैज्ञानिकों ने बांस के जंगलों में इस प्रजाति को खोजा है जो रात के अंधेरे में हरे रंग की रोशनी से जगमगाते हैं।
इन्हें बायोल्यूमिनिसेंट कहा जाता है। बायोल्यूमिनिसेंट एक गुण होता है जिसके अंतर्गत बायोकेमिकल प्रोसेस के माध्यम से कोई भी जो जैविक तत्व है वो ऑटोमेटिकली एनर्जी पैदा करते हैं। हालांकि ऐसी घटनाएं अमूमन जो समुद्र का जो तलहटी होता है उसी में देखने को मिलता है, लेकिन आपने जुगनू के बारे में सुना होगा। जुगनू एक ऐसा जीव है जो केमिकल प्रोसेस के माध्यम से उसका शरीर बार बार चमकता रहता है। ऐसी गतिविधियों के माध्यम से ये जीव अपनी रक्षा परभक्षियों से कर पाते हैं। तो मशरूम रोरिडोमाइसिस जीनस के सदस्य के रूप में ये मशरूम है और ये एक नई स्पीशीज है जिसको खोजा गया है। तो बायोल्यूमिनेसेंट सामान्यतः समुद्र में पैदा होता है, लेकिन जमीन पर भी इन चीजों को देखा जा रहा है और ये एक केमिकल प्रॉपर्टी की वजह से होता है। केमिकल रिएक्शन की वजह से एक प्रोटीन बनता है जिसको बोला जाता है ल्यूसीफेरस या ल्यूसीफेरिन। और जैसे ही ये प्रोटीन बाहर निकल करके ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो ये जलता है और जलने की वजह से ऑक्सीकृत होकर के चमक पैदा करता है। तो यही चमक आपको रोशनी के रूप में दिखाई देती है। तो बायोल्यूमिनेसेंट जो है ये गुण है जिसके माध्यम से जीव जगमगाते हैं, ऊर्जा की उत्पत्ति करते हैं जो रंग युक्त होती है। दोस्तों, लगातार सरकार कनेक्टिविटी बढ़ाने का काम कर रही है और इसी क्रम में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पीएम वाणी योजना को मंजूरी दी गई है और ये दूरसंचार क्षेत्र में एक डिजिटल क्रांति लाने के लिए शुरू की जाएगी। डिजिटल क्रांति को बढ़ावा देने के लिए पीएम अर्थात पीएम पब्लिक वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, तो पब्लिक वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस अर्थात पीएम वाणी योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर्स और ऐप प्रदाता सम्मिलित होंगे। पब्लिक डेटा ऑफिस एक छोटी सी दुकान या साझा सेवा केंद्र होंगे जिनमें न तो लाइसेंस और न ही पंजीकरण की जरूरत होगी और इसके साथ ही कोई शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। ये क्या करेंगे, ये वाईफाई एक्सेस पॉइंट को स्थापित करेंगे जहां से जितने भी हमारे स्थानीय लोग होंगे उनको वाईफाई की सुविधा मिल पाएगी और निःशुल्क इंटरनेट सुविधा उन तक पहुंच पाएगी। इसके अलावा यहां से पेड ब्रॉडबैंड सर्विसेज भी लोगों को दी जाएगी। तो यहां से क्या होगा, ग्रामीण क्षेत्रों में जहां वर्तमान में डेटा चार्जेस अब धीरे धीरे जब हम बढ़ते हुए देख रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में वाईफाई का प्रयोग करके लोग अपनी जरूरतों का पूर्ति कर पाएंगे। तो पीएम वाणी योजना डिजिटल संचार को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। तो यह है दोस्तों आज की करंट अफेयर्स जिस पर मैंने आपसे बात की। दोस्तों, ईवीएस के जो जितने भी कोर्सेज हैं वो हमारे अवेलेबल आ रहे हैं शिक्षण ऐप पर, तो आप एसीएफ एग्जाम की यदि तैयारी कर रहे हैं तो उनका लाभ वहां से उठा सकते हैं। इसके अलावा जल्दी आपके लिए कॉलेज लेक्चरर एग्जाम के लिए भी मैं जो है कोर्सेज लाने वाला हूं। हम एक कंप्लीट कोर्स फर्स्ट पेपर के लिए भी लाएंगे और इसके साथ साथ सब्जेक्टिव पेपर्स के लिए भी जितना हो सकेगा उतने कोर्सेज बनाने का प्रयास आपके लिए होगा। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।